और आज वाले क्लास में इसको पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहले पढ़ते हैं हम लोग ऑर्बिट नंबर n है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितना होगा? कोई एटम के पास ऑर्बिट नंबर n है, जैसे सेकेंड ऑर्बिट है, तो कितना सब ऑर्बिट होगा? 2 सब ऑर्बिट। जितना ऑर्बिट नंबर उतना ही नंबर ऑफ सब ऑर्बिट होगा। समझे बात क्या कह रहे हैं? और जितना सब ऑर्बिट है उससे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कि उसमें ऑर्बिटल्स कितना होगा, तो कितना होगा ऑर्बिटल्स, ये निकालने का क्या तरीका हो सकता है? मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल आया? 9 आया। अभी तुरंत देखें हम लोग, सेकेंड ऑर्बिट में एस भी और टी भी है। एस में 1 ऑर्बिटल, टी में 3 ऑर्बिटल, कितना ऑर्बिटल हो गया? 4 ऑर्बिटल। सेकेंड ऑर्बिटल में 4 ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिट में 9 ऑर्बिटल। देखो स्क्वायर नहीं बन जा रहा है। सेकेंड ऑर्बिट का स्क्वायर 4, 2 का 4, थर्ड ऑर्बिट मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो n स्क्वायर होता है। और किसी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा फिर ये निकाल सकते हैं। ये कैसे निकलेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल एक लेते हैं, मान लीजिए ऑर्बिट नंबर का वैल्यू 2 है, तो उसके पास सब ऑर्बिट कितना होगा? 2 सब ऑर्बिट होगा, एक एस और एक पी। तो 2 सब ऑर्बिट होगा, एस और पी। जितना नंबर ऑर्बिट नंबर उतना ऑर्बिटल। तो एक्चुअल में अगर इसको नंबर में बोलें तो नंबर में कितना ऑर्बिटल हो जाएगा? नंबर ऑफ सब ऑर्बिट 2। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा उसमें? 4। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। जितना ऑर्बिटल उसका 10 डबल इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हम लोग एक ये वाला इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सब ऑर्बिट नंबर होता है। सब ऑर्बिट नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। एल का वैल्यू 0, एल का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 2। इससे हम बता सकते हैं कि उस सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर एल का वैल्यू पता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता सकते हैं। कैसे? 12 + 1, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। और इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हैं। जितना ऑर्बिटल आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है? इतना। उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इससे निकल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एल का वैल्यू 2 है। तो एल का वैल्यू 2 मतलब कौन सा सब ऑर्बिट? डी। एल का वैल्यू 0 पर एस, 1 पर टी, और एल का वैल्यू 2 अगर है तो डी। तो 2 रख दिए, 2 × 2 = 4, 4 + 1 5। तो डी सब ऑर्बिट को पता है 5 ऑर्बिटल होता है। दिखाते हैं कैसे? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और 5 बॉक्स। तो 5 बॉक्स को आपस में अरेंज कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा डी में? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 2, इसका वैल्यू 5 है, 2 × 5 मीन्स 10। तो जब सब ऑर्बिट का नंबर पता है तो हम बता सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा उसमें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा उसमें। और जब ऑर्बिट नंबर पता है तो भी हम बता सकते हैं कि उसमें कितना सब ऑर्बिट होगा, कितना ऑर्बिटल्स होगा और कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। नेक्स्ट एक प्रिंसिपल पे आते हैं। प्रिंसिपल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? इसका कहना है कि किसी भी ऑर्बिटल्स के 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम लिख रहे हैं 1s2, एग्जांपल है। 1s2 का क्या मतलब? 1s2 का मतलब हो गया, ये हो गया 1s। s का मतलब कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल ले लिए। और जब पावर में 2 लिखने में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितना? 2।
एक को ले लिया क्लॉकवाइज, दूसरा हो गया कैसा। अब इन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ना हमको चारों क्वांटम नंबर लिखना है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर लिख रहे हैं n। ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट नंबर, क्या वैल्यू हो जाएगा इनका 1। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का वैल्यू। दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद क्या आता है, एज्यूमेशनल क्वांटम नंबर l। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए l का वैल्यू लिखना है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन कहाँ है, s में है, तो s के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी s में है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए l का वैल्यू कितना आएगा 0 0। सेकेंड क्वांटम नंबर कौन सा है m, सही ना था। m क्या होता था, -l से लेकर के +l तक। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम m लिखना चाहें तो -0 से +0 मीन्स ओनली 0, और इसके लिखना चाहें तो भी -0 से +0। m का वैल्यू डिपेंड करता है किस पर, l पर, -l टू +l। l का वैल्यू 0 है तो -0 से +0, ये कोई मतलब तो हुआ नहीं, सिंपली 0 हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर हम लिखना चाहते हैं, लॉक कर दीजिए बाबू, लॉक कर देना। इस दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर हमको लिखना है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर क्या लिख रहे हैं, क्लॉकवाइज मान लो। दूसरे का क्या मान लेते हैं, तो क्लॉकवाइज के लिए ले लिए मान लो -12, एंटी क्लॉक के लिए क्या ले लिए। तो बॉडी रेजोनेंस प्रिंसिपल का यही कहना है कि किसी भी ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। देखो 3 सेम हो गया, चौथा वाला सेम, ठीक है, यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसका स्टेटमेंट याद रखिएगा, एक रन का स्टेटमेंट लिख लीजिए। इसका दूसरा एक स्टेटमेंट ये भी है कि एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का स्पिन सेम नहीं होगा, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। इट स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom, it states that no two electrons in an atom can have, first लिखिए, in an atom can have same values for all the four quantum numbers, same values for all the four quantum numbers, full stop। और क्या लिखिए, और it also states that only two electrons may exist in the same orbital, and these electrons must have opposite spin, Next topic is nodes। ठीक है, नोड्स देखिए एक रीजन है जहां पर 0 प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन का मिलने का, 0 प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन मिलने का, एक भी इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस जहां पर नहीं हो उसको क्या कहेंगे, नोड्स। अब ये नोड्स दो तरह का है। पहला, किसी भी ऑर्बिटल्स में, ये नोड्स ऑर्बिटल में होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिलता कहाँ है, 0 प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिलता कहाँ है, ऑर्बिटल्स में। तो ऑर्बिटल्स के कौन सा रीजन में है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिले उसको क्या कहेंगे, नोड्स। दो तरह का होगा, एक होगा स्फेरिकल या फिर इसको रेडियल नोड्स भी कहते हैं, जिसका वैल्यू और फॉर्मूला है निकालने का, कैलकुलेट करने का
n माइनस l माइनस 1, ठीक है। सेकेंड, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, और 1 तो एक इंटीजर है। दूसरा है एक स्फेरिकल रेडियल के बाद एंगुलर या फिर प्लेनर नोड, जिसका वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है सिंपली l। तो किसी भी ऑर्बिटल्स में कितना स्फेरिकल रेडियल नोड है ऐसे निकलेगा, किसी भी ऑर्बिटल में कितना एंगुलर नोड्स है या प्लेनर नोड्स है l से निकलेगा। अब मान लो टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालना है किसी का, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो किसी ऑर्बिटल के पास ये वाला इतना नोड है, ये वाला इतना नोड है, टोटल कैसे निकलेगा, दोनों को सम कर देंगे। तो दोनों को सम करेंगे, देखिए माइनस एल प्लस एल कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ n माइनस। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एन ऑर्बिटल इज n माइनस 1। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। लिख रहे हैं नोड्स, छोटा सा हम समझ रहे हैं, एक बार में समझ लीजिएगा, स्फेरिकल नोड्स है, और यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग शेप पढ़ेंगे तो, ठीक है। एग्जांपल में ये नोड्स है, यहां मान लीजिए हम लिए 1s, स्फेरिकल नोड निकालना है। स्फेरिकल नोड निकालने का क्या फॉर्मूला है, n माइनस एल माइनस, n कितना है, l कितना है 0, 1 माइनस 0 माइनस 1 0, तो स्फेरिकल नोड्स का वैल्यू निकला कितना। अच्छा, दूसरा एंगुलर नोड्स निकालना है, एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड कैसे निकलेगा, जो l का वैल्यू है वही एंगुलर नोड्स है, l का वैल्यू s के लिए कितना आता है 0, एंगुलर नोड भी 0। इसका मतलब s नाम के कोऑर्बिटल में ना तो स्फेरिकल नोड्स होता है, ना ही मतलब 1s ऑर्बिटल्स में ऐसा कोई भी रीजन आपको नहीं मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 हो, ऐसा कोई रीजन मिलेगा ही नहीं। 2s में देखते हैं, 2s n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू कितना, l का वैल्यू s के लिए 0, तो s के लिए l का वैल्यू 0, 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना आया 1। तो एक स्फेरिकल रीजन आपको मिलेगा जहां पर 2s में, जहां पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का चांस क्या हो 0, 0 प्रोबेबिलिटी होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सेकंड, एंगुलर नोड्स निकालना है, उसमें l का वैल्यू कितना 0, तो एंगुलर नोड्स, बात समझ में है। 3s का बताइए, फास्ट फास्ट, n का वैल्यू कितना हो गया 3, l के s के लिए l का वैल्यू 0, 3 माइनस 0 माइनस 1, एंगुलर नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना 3s में, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, n माइनस 1, 3 माइनस 1, n कितना हो गया इसके लिए 3 माइनस 1 कितना, तो 3s के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना निकलेगा 2, और टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, 2 प्लस 0 कितना आएगा, वहां से निकालिए या फिर फॉर्मूला से निकालिए। दूसरा एक और एग्जांपल, 2p, 2p कितना आ रहा है, n का वैल्यू 2, p के लिए l का वैल्यू कितना 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 कितना 0। एंगुलर नोड्स l, एंगुलर l, तो p के लिए l कितना होता है 1, मतलब p में एंगुलर नोड्स एक तो मिलेगा, बात समझिएगा कह रहे हैं। दूसरा 3p में आते हैं, l का वैल्यू कितना 1, n का वैल्यू कितना 3, 3 माइनस 1 माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना आ रहा है, और p है तो उसके l का वैल्यू कितना, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना आ रहा है 2, 1 प्लस 1 कितना। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। अच्छा 3D के लास्ट, 3D, 3D के लिए, थ्री डी के लिए निकाल रहे हैं, n का वैल्यू कितना 3 और d के लिए l का वैल्यू 2, तो 3 माइनस 2 माइनस 1 0,
रेडियल नोट्स एंगुलर नोट्स निकालने, एंगुलर नोट्स एल पर डिपेंड करता है, तो डी के एल का वैल्यू कितना 2, डी के एल का वैल्यू 2, एल ये तो एन है, डी देखेंगे डी से एल का वैल्यू कितना मिलेगा 2, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना आएगा 2, टोटल नोट्स निकालने का क्या तरीका, दोनों को जोड़ दीजिए या फिर n-1, n का वैल्यू कितना है 3, 3-1 कितना देगा। इस तरीके से किसी भी ऑर्बिटल्स का नोट्स हम लोग निकाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल का शेप है जिसमें एस टी और डी तक पढ़ेंगे, एफ हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। फर्स्ट है एस ऑर्बिटल, एस का ऑर्बिटल होता है ना, एस सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल जो होगा उसको क्या कहेंगे एस ऑर्बिटल, पी सब ऑर्बिट का जो ऑर्बिटल है उसको क्या कहेंगे पी ऑर्बिटल। तो एस में तो एक ही ऑर्बिटल है, इसका शेप का नाम क्या है स्फेरिकल, ये स्फेरिकल होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 1s बनाना है, 1s ये मान लीजिए मेरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इस तरीके से मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेगा 1s में, इस तरीके से अगर हम बनाते जाएं, ये हर पोजीशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। तो ये इलेक्ट्रॉन किस रीजन तक जाएगा स्फेरिकल में, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, हर डॉट अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, बात समझे। और ये किस तरीके से है, एक स्फेरिकल है, इसमें कोई ऐसा रीजन आपको नहीं मिलेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस 0 हो, बात समझे। यहाँ हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये स्फेरिकल रीजन में हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो 1s में कोई ऐसा रीजन ही नहीं मिलेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये 1s का बात है। 2s कैसा होगा, 2s देखिए इस तरीके से होगा, ये स्फेरिकल है, 2s कैसा होगा, ये 2s का न्यूक्लियस है, 2s के लिए 1s का साइज बड़ा होगा, 2s का साइज बड़ा होगा, 2s का साइज बड़ा होगा, तो 2s का साइज मान लीजिए बड़ा है, इससे थोड़ा बड़ा है। हर डॉट अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, तो 2s का साइज थोड़ा बड़ा है। लेकिन देखिए एक आप याद करिए ऑर्बिटल्स के बारे में बताए थे, ऑर्बिटल्स का लास्ट में एक बाउंड्री होता है, अगर 2s है तो न्यूक्लियस को सराउंड करके ना बना है, बात समझिए क्या कहना चाह रहे हैं हम। और अंदर में 1s नहीं होगा, 1s होगा उसके बाहर 2s होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के बाद 2 और सेकेंड ऑर्बिट। अंदर में जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका जो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये जो बाउंड्री है वो बाउंड्री किसका है 1s का, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अब ये बाउंड्री का शेप कैसा होगा स्फेरिकल, तो 2s में एक ऐसा बाउंड्री बनेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन, तो देखो 2s में एक ऐसा स्फेरिकल रीजन बनता है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है। 3s में ऐसा दो बनेगा, 3s में दो बाउंड्री होगा, 1s का भी बाउंड्री होगा और 2s का भी बाउंड्री होगा, इसीलिए देखो 3s में ऐसा दो स्फेरिकल रीजन बनता है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अगर मान लो 3s बनाए तो 3s इतना बड़ा होगा और उसमें इसका बाउंड्री ले लेंगे, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ 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 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, फिर ये जो बाउंड्री होगा वहां इलेक्ट्रॉन, तो 3s में दो स्फेरिकल रीजन होगा जहां नहीं मिलेगा, उसको क्या कहेंगे स्फेरिकल नोड्स। और ये स्फेरिकल शेप क्या है, स्फेरिकल शेप में तो देखो प्लेन ऐसे बनाइए चाहे प्लेन ऐसे बनाइए चाहे प्लेन ऐसे ही मिलेगा। तो प्लेनर नोट्स, एंगुलर नोट्स या प्लेनर नोट्स मिलने का कोई चांस है ही नहीं, एक स्फेरिकल होता है इसीलिए एंगुलर नोट्स नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप बता सकते हो कैसे नोट्स आया है, फिगर से ज़्यादा समझ में आया नोट्स के बारे में। सेकंड आते हैं, सेकंड है पी ऑर्बिटल्स, पी सब ऑर्बिट का जो आ जाएगा पी ऑर्बिटल्स तीनों का शेप डम्बल, वो डम्बल नहीं जानते हो, बॉडी बनाने वाला, मेरा भी अच्छा खासा है,
तो है, तो डम्बल शेप किस तरीके से होता है, देखिए ऐसे मान लीजिए यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, डेमो चाहिए? हाँ जान रहे, इसी को चाहिए। ये 2p का न्यूक्लियस है, मान लीजिए 2p हम बना रहे 2p, तो 2p के लिए न्यूक्लियस है, 2p का शेप कैसा है, डम्बल, तो डम्बल p का शेप डम्बल है, चाहे 2p हो चाहे 3p हो। अब 2p में भी 3 ऑर्बिटल है, उन तीनों में से कोई भी हो सबका शेप सेम होगा। अब देखिए ये कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा इस तरीके से, अब हर डॉट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हर डॉट जो है यहाँ पर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। तो इस तरीके से आपको एक ब्लर, एक धुंधला टाइप का लगेगा, जो शेप है किस चीज का, टी का, टी का ऑर्बिटल का। और अगर इसको हम एक्सिस बना दें, एक एक्सिस बना दें इसको हम, तो इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहेंगे पी एक्स। तो पी में 3 ऑर्बिटल्स होता है, आपको पता है, एक पी जेड होगा, और एस में एक ही ऑर्बिटल जो कि स्पेरिकल है, स्पेरिकल का तो कोई एक्सिस होता नहीं है। अब ये हॉरिजॉन्टल चीज हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो 3 हो सकता है, एक का नाम होगा पी एक्स, एक का नाम होगा पी वाई, एक का नाम क्या होगा, बात समझे। तो ये पी एक्स किसका है, 2p का मान लेते हैं, ये 2p का ऑर्बिटल है। अगर मान लीजिए 2p के बारे में देखते हैं, अगर मान लीजिए हमको पी वाई बनाना है, तो पी वाई कैसे बनाएंगे, एक्सिस ये वाला हो जाएगा, ये ना पी वाई होगा, और यहाँ पर मान लीजिए न्यूक्लियस ले रही है, ये न्यूक्लियस है, और उसका ऑर्बिटल इस तरीके से रहेगा। और इलेक्ट्रॉन्स आपको हर डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, किसी इंस्टेंट पर, किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पर इलेक्ट्रॉन वहां पर आया होगा, वहां इलेक्ट्रॉन वहां पर रहा होगा, फिर वहां से पोजीशन अपना चेंज कर दिया। तो एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग बता नहीं सकते हैं, वार्नर हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े थे, इसका नाम क्या रखेंगे, पी वाई, और एक कैसा होगा, पी जेड, उसको ऐसे तिरछा दिखाते हैं, जेड एक्सिस को इस तरीके से दिखाते हैं। और इसका भी अपना न्यूक्लियस यहाँ पे ले लीजिए, और इसमें भी हो गए। तो ये जितना भी चीज हम बनाए हैं वो 3p के लिए कि 2p के लिए, अभी 2p के लिए बनाए हैं। हर डॉट इलेक्ट्रॉन का पोजीशन दिखा रहा है, और इस तरीके से अगर बहुत हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरीके से ब्लर जैसा हम लोगों को एटम दिखता है, धुंधला टाइप का। ये pz हो गया, px py एंड, तो इस तरीके से 3 ऑर्बिटल्स में होता है, तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन तीनों का शेप क्या है, डम्बल, ठीक है। एस कैसा भी उसका शेप क्या होगा। अब 2p का साइज और 3p के साइज में क्या फर्क होगा, 2p का साइज छोटा होगा, 3p का साइज। अब एक चीज और बताइए, 2p में कोई ऐसा स्फेरिकल या रेडियल रीजन आपको मिल रहा है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, ऐसा कोई रीजन नहीं है। लेकिन अगर 3p आएगा ना, मान लीजिए 3p, तो 3p के अंदर में क्या होगा, 2p, और 2p का बाउंड्री अपने आप में स्फेरिकल या रेडियल नोट्स बनाएगा। अच्छा, प्लेनर नोट, प्लेनर नोट्स में बंद है, देखिए 2p में स्फेरिकल नोट नहीं बन रहा है, 3p में बन रहा है। 3p में कैसे बन रहा है, फिगर बनाएंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन 2p में एंगुलर नोट्स, एंगुलर नोट का दूसरा नाम क्या है, प्लेनर नोट, प्लेनर नोट्स बन रहा है 2p में। तो p में 2p हो जाए 3p हो, प्लेनर नोट्स तो बन ही रहा है। अब प्लेनर नोट्स क्यों बन रहा है, क्योंकि एक प्लेन आपको, कितना प्लेनर नोट्स मिल रहा है, एक। तो p में एक प्लेन आपको ऐसा मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस 0 होगा। देखिए, तो अगर मान लीजिए ये प्लेन ले, ये प्लेन, तो इस प्लेन में तो ऑर्बिटल्स ही है, तो वहां इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा। ये प्लेन ले, इसके लिए ये प्लेन, इस प्लेन में भी तो ऑर्बिटल्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन एक प्लेन ऐसा हो सकता है, ये प्लेन कहाँ पे होगा, एकदम न्यूक्लियस से बीचों बीच में, इस प्लेन में कोई ऑर्बिटल्स का लूप आ रहा है क्या, नहीं, तो ये प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो इसी को कहेंगे प्लेनर नोड्स, जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है।
एस में तो ऐसा कोई रीजन ही नहीं है, चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। तो 3 प्लेन बना सकते हैं इस प्लेन में। अच्छा इस वाले में देखो, इस वाले में तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिला पीएक्स में, इसमें कौन सा प्लेन नहीं मिलेगा, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि इसी प्लेन में तो क्या है, लूप्स है। इस प्लेन में भी मिलेगा क्योंकि वर्टिकल में लूप्स है ना। इस प्लेन में नहीं मिलेगा, इस प्लेन में तो कोई चीज है ही नहीं, ऊपर है और नीचे है इस प्लेन में। तो कोई सा भी पी ऑर्बिटल दीजिएगा, चाहे पी एक्स हो चाहे पी वाई हो चाहे पी जेड हो, उसमें एक प्लेनर रीजन आपको ऐसा मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, चाहे 2p हो चाहे 3p हो चाहे 4p हो चाहे 10p हो। समझ ली बात क्या कह रहे हैं। लेकिन 2p में स्फेरिकल नोड नहीं मिला, लेकिन 3p में स्फेरिकल या रेडियल नोड मिलेगा। स्फेरिकल कोई नहीं कि स्फेरिकल ही मिले, रेडियल भी वर्ड यूज कर सकते हैं, रेडियस के अलाउंग। तो देखिए कैसे मिलेगा। 2p का साइज इतना है, 3p का साइज कुछ मतलब बड़ा नहीं लेंगे, तो 3p का साइज हम ले लेते हैं। तो 3p का साइज में न्यूक्लियस का साइज थोड़ी बढ़ेगा, सिर्फ ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ेगा। तो 3p का साइज थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए। यह हर डॉट इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बता रहा है और ये 3p का साइज है 2p से बड़ा। और ये किस ऑर्बिट में आता है, थर्ड ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट में ये वाला है 2p, ये किस में आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट में। अब बताइए थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है तो 3p नाम होगा ना इसका, लेकिन इसके अंदर, और ये 3p का कौन सा, एक्स वाला वाई वाला, एक्स वाला। तो ये एक्चुअल में 3p है, जिसमें भी ये कौन सा है, एक्स डायरेक्शन वाला है। अगर मान लीजिए एक्स डायरेक्शन वाला है तो क्या इसके अंदर में 2px नहीं मिलेगा अंदर में, तो 2px का अपना एक बाउंड्री होगा, उस बाउंड्री में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ये मान लीजिए ये बाउंड्री है 2p का, ये बाउंड्री है 2p का, रेडियस के रेडियल है, कर्विकल है, इसलिए इसको रेडियल नोड्स कहेंगे। तो 3p में मिल रहा है कि नहीं मिलेगा, रेडियल नोड्स मिलेगा, बाउंड्री मिलेगा। किसका बाउंड्री मिल रहा है, अब 4p जाएंगे तो 4p ऑर्बिटल्स में 2p का भी मिलेगा 3p का भी मिलेगा, 3p का भी बाउंड्री मिलेगा। तो 4p में रेडियल नोड 2 हो जाएगा। तो हर ऑर्बिटल का जो मिनिमम है ना, उसमें कोई रेडियल नोड स्फेरिकल नोड नहीं मिलने वाला है। b का मिनिमम कौन सा है, 2d 3d 10d 5d, b का मिनिमम कौन सा आता है 3d, तो 3d में स्फेरिकल नोड नहीं मिलेगा। p का मिनिमम कौन सा आता है 2p 3p 1p 5p 2p, तो p का मिनिमम जो 2p है उसमें स्फेरिकल नोड। f का मिनिमम कौन सा है 4f, तो 4f में स्फेरिकल नोड नहीं मिलेगा। बात समझे। तो हर किसी का जो मिनिमम है उसमें स्फेरिकल नोड नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो बड़ा वाला है उसमें एक स्फेरिकल नोड मिलने का चांस आ जाएगा। तो इसमें स्फेरिकल नोड मिल जाए सी में, ठीक है। अच्छा प्लेनर नोड भी तो मिल रहा है, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन है क्या, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसी प्लेन में लूज बंद है, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन है, समझे। दूसरा प्लेन कैसा बन सकता है, एक प्लेन ऐसा बन सकता है और एक प्लेन ऐसे बन सकता है। तो 3p में कह रहे हैं बाकी दोनों प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ये जो एक प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है 3p में, जो एक प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है 3p में, वही यहाँ पर हम लोग लिख दिए, ठीक है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बाद में दूसरा शेप में आते हैं, तीसरा नंबर डी में, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी का तो एक एग्जांपल लिखें, फिगर से बताइएगा कैसा कैसा आना चाहिए। डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स का डबल डम्बल शेप होता है, मतलब डम्बल उसमें 2 बनेगा, ठीक है। अब एक बन सकता है एक्सियल के अलोंग, मतलब एक्सिस के ऊपर, और एक एक्सिस के ऊपर नहीं। तो इसमें भी 2 तरह का होता है, एक एक्सियल ऑर्बिटल एक नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में कितना होता है
5 ना, 2 3 4 5, पांचों का नाम अलग अलग है। उसमें पहले वाले का देखते हैं, फर्स्ट वाला। ये मान लीजिए x है, ये मान लीजिए y है। d का मिनिमम कौन सा आएगा? तो 3D के बारे में देख रहे हैं। उसमें बीच में यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से। डबल डंबल बना। इस डबल डंबल जो शेप है वो किस वाले ऑर्बिटल्स का है? डी ऑर्बिटल्स का। डी ऑर्बिटल्स में डबल डंबल बनता है, और ये डबल डंबल एक्सिस के ऊपर भी लाई कर सकता है, एक्सिस के बीच में लाई कर सकता है। अगर एक्सिस के बीच में लाई करेगा तो उसको कहा जाएगा नॉन एक्सियल। ठीक है। और इस वाले डी का, ये तो एक ही डी बना, कितना डी बनता है? डी ऑर्बिटल्स कितना है? 5 डी ऑर्बिटल्स है, अभी तो एक बनाए। ये जो है एक्स और वाई वाला है, इसीलिए इसको हम लोग डी एक्स वाई पढ़ेंगे। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे? टी एक्स, ये क्या हो गया? डी। दूसरा एक और बनेगा, एक और कहाँ बनेगा? एक मान लीजिए ये है वाई एक्सिस और ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, नहीं बन सकता ऐसा। और बीच में क्या है? न्यूक्लियस। तो उसका ऑर्बिटल, ये लूप कहाँ लाई कर रहा है? एक्सिस पे। एक्सिस पे या एक्सिस के बीच में? एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा है। अगर एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा है तो उसको एक्सियल ऑर्बिटल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। तो ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। तो एक देखिए इसमें लाई कर रहा है और एक इस वाले में। इसका नाम क्या होना चाहिए? अगर इसका सही नाम बताएं तो डी वाई जेड। ठीक है। फिर एक और डी बनेगा, डी एक्स जेड। ये भी बन सकता है डी एक्स जेड। ये मान लीजिए जेड है, ये मान लीजिए एक्स है, और बीच में जैसे न्यूक्लियस है वैसे का वैसे न्यूक्लियस है। इन तीनों में एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, है तो सब देखो डबल डंबल। जनरल शेप का नाम क्या है? डबल डंबल। डबल डंबल शेप का है ये सब। तो डबल डंबल शेप में भी ये तीनों जो हम बनाए हैं, इन तीनों का जो लूप्स है वो लाई कर रहा है एक्सिस के बीच में, एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। और बार बता दिए, अगर एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रहा है तो उसका नाम क्या होगा? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और ये दोनों जो है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। कभी वहां पे, कभी वहां पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का हर पोजीशन को अगर नोट करें तो स्क्रूडिंगर अपने मैथमेटिकल इक्वेशन से, स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन से ये एक मैथमेटिकल ग्राफ बना के दे दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 मिलेगा। उसी का नाम बन गया शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। इसका नाम होगा डी एक्स जेड। ठीक है। तीनों किस पे लाई किया है? एक्सिस पर। तो इसको कहेंगे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और इस नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को बोले नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को ऐसे भी लिखते हैं T2G। इसमें 3 लेटर है ना, 3 लेटर, 1 2। याद रखिए नॉन एक्सियल 3 बनेगा। अब दूसरा एक और आते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल ऑर्बिटल कैसा होगा? नाम से समझ में आ रहा है, उनका लूप कहाँ लाई करेगा? एक्सिस पर लाई करेगा। ये एक्स है, ये मान लीजिए वाई है, तो इनका न्यूक्लियस, यही न्यूक्लियस है, लेकिन जो लूप्स है वो कहाँ लाई कर रहा है? तो देखिए एक तो हो गया एक्स है वाई एक्सिस पर, दूसरा कहाँ जाएगा? डबल 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 ना है। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो वाई बन जाएगा, पी ऑर्डर बन जाएगा। डबल डबल है तो एक यहाँ लाई करेगा, दूसरा कहाँ लाई करेगा? एक्स पर।
बात समझे? इस तरीके से ये वाला ऑर्बिटल बने। अब जो एक्सिस पर लाई करेगा जिसका ऑर्बिटल, जिसका लूप एक्सिस पर लाई करेगा उसको एक्सियल कहेंगे। और उस एक्सियल में जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। उसको रिप्रेजेंट हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर पर, ठीक है। माइनस से नहीं, एक्चुअल वो डैश है, ठीक है। और एक लास्ट हो गया, लास्ट वाले को देखो कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। लास्ट वाले को ऐसे नहीं बनाते हैं, लास्ट वाले के लिए ऐसे बनाते हैं हम। एक ये ऑर्बिटल आया, एक ये एक्सिस आया, एक ये एक्सिस आया। वो रोम्बस लग रहा है, एक्चुअल प्लेन है, स्क्वायर प्लेन है। और वो बोर्ड में स्क्वायर हम क्यों 3D बनाना चाह रहे हैं। ये मान एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, तो एक कहाँ चला जाएगा, जेड एक्सिस, ठीक है। ये प्लेन हो गया, उस प्लेन का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक ऊपर कहाँ चला गया, जेड एक्सिस। ये ऊपर वाला जो है जेड एक्सिस है, ठीक है। और इसका जो लूप्स है, एक तो ये प्लेन में रहता है, वो प्लेन में इलेक्ट्रॉन इतना तेज रहता है कि आपको लगेगा कि रोटेट कर रहा है इस तरीके से। ये एक लूप, ये जो है उसमें इलेक्ट्रॉन इतना तेजी में रहता है कि आपको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। तो आपको इस तरीके से रीजन बनाओ दिखेगा। सैटर्न देखियो, सैटर्न सैटर्न प्लैनेट उसमें आता है इस तरीके से, हाँ रिंग टाइप का रहता है, एक्चुअल में रिंग रहता है, वो डस्ट पार्टिकल्स है, उसका मून है। जैसे आज का मून है ना, कितना ठो है, एक ठो है, तो उसका बहुत सा मून है, वो सब रोटेट कर रहा है, तो लग रहा है कैसा, इस तरीके से। और एक हो गया आपका जेड एक्सिस में लूप, तो इसका भी लूप तो एक्सिस पर लाई कर रहा है ना। तो अगर एक्सिस पर लाई करेगा, एक लूप इस तरीके से है एक्सिस पर, और एक लूप जो है वो प्लेन में रोटेट कर रहा है, तो इसको कहा जाएगा डी जेड स्क्वायर। और इनका जो लूप्स है वो लाई कर रहा है एक्सिस पर, इसीलिए इसको कहेंगे एक्सियल ऑर्बिटल। और इस एक्सियल ऑर्बिटल्स को कहा जाता है ईजी, ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, T2G ऑफ सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आते हैं अब नोट्स पर। नोट्स क्या चीज था, ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, रीजन इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई रीजन, वो रीजन दो तरह का होता है, तो रेडियल हो सकता है या फिर प्लेनर हो सकता है। तो इसमें रेडियल रीजन हम लोग पता कर लिए 3D में, मिनिमम डी का क्या होता है 3D, तो रेडियल उसमें नहीं मिलने वाला है, लेकिन प्लेनर मिलेगा। अब कितना तो प्लेनर मिल जाए, दो तो देखिए, ये इस प्लेन में ना ऑर्बिटल्स है, इस प्लेन में ना, इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्लेन के इधर और उधर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है। अच्छा ये प्लेन में, ये प्लेन के ऊपर लूप है, ये प्लेन के नीचे लूप है, इस प्लेन में तो नहीं ना है, तो प्लेन में इलेक्ट्रॉन, बात समझिएगा कह रहे हैं। तो ऐसा दो रीजन मिलेगा जहां पर प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, ठीक है। अब मान लो 4D में आते हैं, तो 4D में यही हो जाएगा बड़ा चीज, है ना, बड़ा हो जाएगा तो 3D का बाउंड्री मिलेगा, तो 3D का एक बाउंड्री मिलने के कारण रेडियल नोट्स हो जाएगा एक, या स्फेरिकल नोट्स जाएगा 1, ठीक है। लेकिन प्लेनर नोट वही रहेगा, क्योंकि प्लेनर नोट डिपेंड करता है एल पर। तो 3D हो, 4D हो, 5D हो, 6D हो, एल अगर डी का वैल्यू 2 है तो सब में रेडियल प्लेनर नोट्स कितना मिलेगा, सब में प्लेनर नोट्स कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हर किसी का ऑर्बिटल का प्लेनर नोट्स फिक्स है, एस हो, एस के लिए प्लेनर नोट्स फिक्स है, चाहे एस हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, कितना 0, 2p हो, 1p हो, 3p हो, 5p हो, उसके लिए कितना मिलेगा, एस के लिए कितना मिलेगा, 4s हो, 5s हो, 6s हो, 3। एफ के लिए एल का वैल्यू कितना आता है 3। तो एफ में प्लेनर नोट्स, एंगुलर नोट्स आपको 3 मिलने वाला है।
इस तरीके से हम लोग शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स देख लिए और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स से एंगुलर नोट्स, प्लेनर नोट्स ये भी निकालना ठीक है। टोटल नोट्स कैसे निकलेगा? टोटल नोट्स को क्या करना पड़ेगा टोटल नोट्स निकालने के लिए? दोनों n-1 कर दीजिए या दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करिएगा तो भी निकल जाएगा। एफ एक्सिस एफ ऑर्डर कभी यूज पड़ता नहीं है, हालांकि एफ में हो जाएगा, ये जो स्क्वायर में आ रहा है वो क्यूब में आता है। पहला होता है एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, इस तरीके से होता है। हालांकि एफ तो कभी हम लोग क्लास 11 12 दोनों पढ़ लेंगे, कभी यूज नहीं पड़ेगा। दूसरा आते हैं अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल। पॉली स्टूडेंट प्रिंसिपल हो गया। ये एक्चुअल में क्या चीज है? जब कोई ऑर्बिटल देखिए खाली है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका एनर्जी का ऑर्डर सुन लीजिए। सबसे एनर्जी किसका सबसे कम है, किसका सबसे ज्यादा है? 1s का सबसे कम, 2s का उससे ज्यादा, 2p का उससे ज्यादा, 3s का उससे ज्यादा, 3p का उससे ज्यादा, 3d का उससे ज्यादा। 3d के बाद कौन आएगा? 4s, 4s ज्यादा किसका एनर्जी? 4p का, 4p ज्यादा किसका? 4d, 4d ज्यादा किसका? 4s। देन क्या आ जाएगा? 5s, 5p, 5d। समझ गया कह रहे? लेकिन ये कब? जब ऑर्बिटल कैसा हो? वैकेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो। इलेक्ट्रॉन्स के आने के कारण, इलेक्ट्रॉन्स हो जाने के कारण जब उनमें इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो एनर्जी ऑर्डर ये नहीं होगा। जो एनर्जी निकालने का तरीका होगा, किसी भी ऑर्बिटल्स का एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो डिपेंड करता है n+l पर, ठीक है। जिसका n+l कम उसका एनर्जी कम, जिसका n+l ज्यादा उसका एनर्जी, तो एक तरीके से इक्वल मत करिए, प्रोपोर्शनल कर दीजिए n+l वैल्यू किसी भी ऑर्बिटल्स का। ये कब? जब उस ऑर्बिटल में क्या हो? इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये करने का जरूरत। तो अब याद करिए 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते थे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में किस किस ऑर्बिट का लिखते थे? जिसमें इलेक्ट्रॉन है, जिसमें नहीं, उसको लिखते थे। हमको लिथियम का लिखना है, लिथियम का तो क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर 3। 9th क्लास में कैसे लिखते थे? 2 1 खत्म। सोडियम का लिखना है कितना? एटॉमिक नंबर 11 क्या लिखेंगे? 2 8 1। उसके बाद फिर आगे एल एम तक लिख लिए। एम में लिखे एम 0 है, ओ 0 है, नहीं लिखे। तो जिसमें ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन है बस उसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा आता है। तो जिस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। और कब लिखेंगे? तो पहले मिनिमम एनर्जी का, देन उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी में। और उसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है बस उसी को लिखेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये बताता है कि किस ऑर्बिटल्स को पहले लिखना है। तो हम एक कंपेरिजन दे रहे हैं आपको। 1s में भी इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी इलेक्ट्रॉन है, किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 2p भी है। तो इसके लिए n+l वैल्यू निकालिए। n+l, n का वैल्यू कितना? 1, l का वैल्यू कितना? 0। तो इसका सम कितना आ रहा है? 1। इसका सम कितना आ रहा है? 2 + 0। इन दोनों में किसका एनर्जी ज्यादा? इसका नेट वैल्यू 2 आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 1। इसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है, इसका एनर्जी ज्यादा है किससे? 1s से। इसके पास एनर्जी किसके पास ज्यादा है? 2। n का वैल्यू 2, p के लिए l का वैल्यू 1। सम कितना आया? 3। तो किसके पास एनर्जी ज्यादा है? 2p में एनर्जी ज्यादा है। अच्छा 3p कंपेयर कर रहे हैं, 3p मतलब 3s कंपेयर कर रहे हैं पहले। 3s, 3 + 0 किसके पास एनर्जी ज्यादा है? दोनों एनर्जी इक्वल हो जाए नहीं। आप सोचिए ये सेकेंड ऑर्बिट का बात हो रहा है, थर्ड ऑर्बिट का बात हो रहा है, किसके पास ज्यादा एनर्जी होना चाहिए? सेकेंड ऑर्बिट के पास, थर्ड ऑर्बिट के पास? थर्ड ऑर्बिट के पास। तो जब आपके पास n+l वैल्यू सेम होगा तब आपको क्या देखना है? n। तो एक केस बन सकता है ऐसा, एक केस ऐसा बन सकता है कि n+l वैल्यू आपको मिल जाए क्या? सेम। तब एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? ऑर्बिट नंबर पे। तो ऑर्बिट नंबर ज्यादा तब एनर्जी ज्यादा, कि ऑर्बिट नंबर कम तब एनर्जी कम? ऑर्बिट नंबर ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। ये डिपेंड करेगा n पर। इसका n कितना है? 3। इसका n कितना है? तो किसका n ज्यादा? तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसका एनर्जी। जब दोनों का नेट वैल्यू कितना है? सेम है।
तो एक और कंपेरिजन देते हैं हम। इसमें बताइए किसको पहले लिखा जाएगा। 3D है, 4S है। और P है। 3D का एनर्जी पहले बताइए। 3 प्लस D के लिए 2, 3 प्लस 2 कितना इसका 4 प्लस 0, किसके पास नहीं जाता 4S का सम आ रहा है 4, 3 प्लस 2 का सम आ रहा है 5, किसके पास नहीं जाता N प्लस L का वैल्यू अगर ज्यादा तो एनर्जी। और ये कंपेरिजन कब करेंगे जब N प्लस L सेम हो। तो क्या 3S 3D और 4S का N प्लस L सेम आ रहा है नहीं, तो ये कंपेरिजन तो इन दोनों में किसका एनर्जी ज्यादा है 3D का सम आ रहा है 5, 4S का सम आ रहा है भले फोर्थ ऑर्बिट का, लेकिन नेट वैल्यू क्या आ रहा है इसका कम आ रहा है, इसके लिए इसके पास एनर्जी। ठीक है, इनमें सबसे कम एनर्जी इसका, इसके पास ज्यादा, इसके पास ज्यादा, इसके पास ज्यादा। इन दोनों में कंपेयर करिए 4S 4P में 4 प्लस P के लिए कितना L का वैल्यू 1, सम कितना आ रहा है तो ये 5, और एक और ले लेते हैं 3D, इसके वैल्यू कितना आ रहा है 3 प्लस 2। बताइए इसका सम भी 5 है, इसका सम भी 5 है, N प्लस L सेम हो गया ना। जब N प्लस L सेम हो गया तो एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, तो इन दोनों में से किसका एन ज्यादा फोर्स, इसका एनर्जी। बात समझे। तो इस तरीके से ऐसा ऐसा सबका वैल्यू कंपेयर करके निकाल लिया गया है, और निकाल करके सबका एनर्जी बना दिया गया है कि किसका एनर्जी ज्यादा है किसका एनर्जी कम है। सबसे कम एनर्जी होता है, देखिए एनर्जी ऑर्डर अगर हम बताएं, एनर्जी ऑर्डर अगर हम बताएं तो एनर्जी ऑर्डर में सबसे कम एनर्जी किसके पास है 1S के पास। 1S ज्यादा किसके पास 2S, 2S ज्यादा 2P, 2P ज्यादा 3S, 3S ज्यादा 3P ज्यादा 4S, 4S ज्यादा 4S के पास कम 3D के पास ज्यादा, तो 4S के पास कम 3D के पास। और 3D और 4AP में कौन ज्यादा 4P, तो 3D के बाद कौन आएगा। बात समझे। इस तरीके से एनर्जी ऑर्डर बन चुका है। लेकिन अब ऐसा अगर ये तो एक फॉर्मूला हो गया, एक कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से ज्यादा अच्छा है जितना डेप्थ कॉन्सेप्ट हम आपको बताएं, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप ये वाला शॉर्टकट तरीका याद रखिए जो हम बना करके दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लिख रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट, अबव प्रिंसिपल के बारे में। फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एस होता है कि पी होता है, कौन सा है। सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट 2s भी होता है 2p भी होता है। थर्ड ऑर्बिट में 3s भी होगा 3p भी होगा 3d भी होगा। तो अबव प्रिंसिपल से ये वैल्यू कैलकुलेट करके एनर्जी ऑर्डर बना दिया गया है। लेकिन इसी एनर्जी ऑर्डर रटनी रोत नहीं है, रटनी रोत तो ऐसे रटिए, ये एक टेबल बना दिया, टेबलर फॉर्म में कर दिया इसको, और कैसे इसको याद रखेंगे हम बता रहे हैं। 4D भी होगा, और बात समझे। फिफ्थ ऑर्बिट में क्या क्या होगा 5S होगा 5P होगा 5D होगा और 5। लेकिन अभी तक हम लोगों के पास कोई ऐसा आइटम नहीं मिला जिसमें G में इलेक्ट्रॉन हो, इसीलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। हाँ, सिक्स ऑर्बिट, तो 6S 6P 6D, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन अब आइटम हम लोग को नहीं मिला जिसमें 6S में इलेक्ट्रॉन हो या 6G में इलेक्ट्रॉन हो। कहाँ तक मिला है 6D तक, तो जहाँ तक मिला है उतने तक का यूज करेंगे हम लोग। N का वैल्यू 7, मतलब कौन सा ऑर्बिट 7th ऑर्बिट, उसके किसी एटम के पास 7th ऑर्बिट है, इसका मतलब 7वें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा। तो 7S एंड 7P, लास्ट कहाँ तक मिला है 7। 7D नाम का कोई इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई एटम नहीं मिला हम लोग को जहाँ पे 7 के D में इलेक्ट्रॉन हो। बात समझे क्या कह रहे हैं। तो जितना तक में इलेक्ट्रॉन मिला है उतने तक का यूज कर रहे हैं। अब लास्ट जो सबसे बड़ा एटम है उसके पास कितना ऑर्बिट मिला है हम लोग को, नहीं, बस 7 तक, यहीं तक में स्टॉप कर दिए। ठीक है, तो 8 का
नहीं बनाएंगे। अब इसको डायग्राम कैसे याद करना है, देखिए इसको ले लीजिए क्रॉस एरो, इधर से एरो चलाना है आपको। उस एरो में जो सबसे पहले आया उसका एनर्जी सबसे कम है। दूसरा उसके बाद सेकेंड एरो चलाइए, सेकेंड एरो में कौन आया, तो 2s, उसके पास 1s ज़्यादा एनर्जी है। फिर थर्ड एरो चलाइए, तो थर्ड एरो में पहले कौन आ रहा है, तो 2p का आएगा, 2p के बाद कौन आ रहा है, तो 3s आ गया। अब नेक्स्ट एरो, तो नेक्स्ट एरो में कौन आया, तो 3s के बाद आ गया 3p, 3 के बाद कौन आ रहा है, 4s। फिर नेक्स्ट एरो 3d, 3d के बाद कौन, 4p के बाद कौन, ऐसा नहीं कि 4p को 4d कर दीजिएगा आप, समझिए क्या कह रहे हैं। तो 4d और 5s में कंपेयर करिएगा तो 5s का एनर्जी ज़्यादा आ जाएगा, 5s का एनर्जी कम आ जाएगा, 4d का एनर्जी ज़्यादा आ जाएगा। 5s का एनर्जी कितना होगा, 5 + 0, और 4d का 4 + d के लिए कितना वैल्यू 2, तो 4 + 2 कितना 6, और 5 + 0 कितना 5। तो इसके पास 5 एनर्जी, इसके पास 6 एनर्जी है। n + l वैल्यू, इसके पास 5 आ रहा है, इसके पास 6 आ रहा है। जिसका n + l ज़्यादा उसके पास एनर्जी ज़्यादा, इसके पास ज़्यादा एनर्जी, इसके पास, तो अगले बार में ये आएगा। बात समझे, 4d लिखा रहेगा, 4d ज़्यादा एनर्जी किसके पास। और अगर मान लीजिए आपको कंपेयर दे दिया कि दो ऑर्डर में कंपेयर करिए कि 6s और 4s में किसके पास एनर्जी ज़्यादा है, कंपेरिजन में आ गया कि 6s और 4s में किसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, n + l वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, n का वैल्यू कितना 6, l का वैल्यू कितना 0, इसके लिए n का वैल्यू 4, l का वैल्यू कितना, s के लिए l का वैल्यू 3, तो 4 + 3 कितना, इसका नेट l + n + l का वैल्यू इसके लिए 7 आ रहा है, इसके लिए कितना आ रहा है, जिसका ज़्यादा है उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो 4s के पास ज़्यादा एनर्जी, 6s के पास, तो देखिए 4s 6s के पास कम एनर्जी है, और 6s के बाद आ रहा है कौन, तो 4s पे ज़्यादा एनर्जी, और 4s ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, 5d ज़्यादा किसके पास है, समझे। तो ये जरूरी नहीं कि 5d और 5s लिख देंगे, तो ऐसा नहीं कि हम सीक्वेंस में रहे। हाँ 5d के बाद 5s आएगा कब, जब एटम्स में उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो, ऑर्बिटल खाली हो। जब ऑर्बिटल खाली है तो सबसे कम है इसके पास, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, समझे। और ये जब इलेक्ट्रॉन होगा एटम में तब ये ऑर्डर ऐसा चलेगा। और ये अब हम लोगों को काम करके दे दिया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे उसके लिए टाइम बताइए एक बार कितना हो रहा है।